हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग अपने थर्ड टॉपिक के साथ में हैं, जो कि है समानुपातिक जो पद दिए जाते हैं उनके मध्य पदों का और बाह्य पदों के गुणनफल में क्या संबंध होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने समानुपातिक में पढ़ा कि A अनुपात B, फिर समानुपात के लिए 4 बिंदु और C अनुपात D लिखा जाता है। तो इनके रिलेशन इनमें आपस में क्या होता है टर्म्स में। तो भैया ध्यान से देखना, रिलेशन ये होता है कि बाहर बाहर वाले पदों का गुणनफल जो A इंटू डी होगा वो वही आएगा जो अंदर वालों का गुणनफल आएगा, यानी जो B इंटू सी आएगा। तो सिंपल सा ये लॉजिकल जो आपको टॉपिक समझना है इसमें वो ये है चैप्टर का अर्थ, ठीक है, कि A इंटू डी वही आएगा जो B इंटू सी आएगा। मतलब जो बाहर बाहर वाले पदों का गुणा करने पे आएगा वही उनके अंदर वाले पदों का गुणा करने पे आएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, सरल सी बात है। इतना ही आपको इसमें पूरे में बताया गया है। समानुपातिक हम लोग पहले बता चुके हैं कि दो बराबर अनुपातों को आपने सामने रखने से समानुपात बनता है, जो हमें पहले से पता है। ठीक है, हमें इसमें से पढ़ना है इनका रिलेशन। तो रिलेशन मैंने आपको लिख दिया कि अगर ये एक समानुपातिक पद है जो कि हम इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे A गुणे डी जो होगा, A गुणे डी जो होगा वही B गुणे सी होगा। ठीक है, ये बात सिर्फ आपको याद रखनी है। अब इस पर प्रश्न भैया कैसे बनता है, कोई एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम्पल वाला पेज आई थिंक इसमें टाइप करना ध्यान में नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। हमने कहा 3:9 जो है वो समानुपात है 12:36 के। अब आप सोच रहे हो भैया ऐसे कैसे सोच लिया। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि 3:9 का मतलब क्या हुआ, 3/9 काटोगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3 आएगा। इसी तरीके भैया 12:36 जो लिखा है वो हो जाएगा 12/36। 12 से काटो 12 एकम 12, 12 तेईं 36, 1/3 हो जाएगा। तो देखो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, मतलब ये दोनों समानुपात में तो हैं। सही बात है कि नहीं, बोलोगे हाँ भैया। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है इसमें भैया कि अगर कोई भी A अनुपात B समानुपात C अनुपात D के रूप में पद होते हैं तो A और D का गुणा करने पे वही आता है जो B और C का गुणा करने पे आता है। ये पढ़ा भैया हमने। तो इसका मतलब भैया हम बोल सकते हैं कि 3 का गुणा 36 से करने पे वही आएगा जो 9 का गुणा 12 से करने पे आएगा। कैसे भैया, बाहर बाहर का गुणा करने पे वही आएगा जो अंदर वालों का गुणा करने पे आएगा। तो भैया 36 त्याई 108 और 12 नवाई भी 108, तो ये बराबर हो गए आपस में। ठीक है, लेकिन भैया क्या प्रश्न में ऐसे दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न आपको ऐसे थोड़ी ना देगा। इसमें तो आपको सोल्यूशन ही बता दिया, इसमें कौन सा प्रश्न में से कुछ पूछा भी नहीं गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपसे सिंपल सा पूछ देगा कि 5:20 वही है जो x अनुपात 40 है। x का मान बताओ, x का मान बताओ। तो प्रश्न भैया कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने पढ़ा बाहर बाहर का मल्टीप्लाई बराबर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 20 गुणे x वही आएगा जो 5 गुणे 40 आएगा। कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 गुणे 40, और ये 20 इधर गुणे में तो इधर आएगा भाग में, बटे 20। 20 से काटा 40 को, 20 दूनी 40 दो बार में चला गया, तो x बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10। कोई समस्या किसी को, जल्दी से बोलो, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, हाँ या ना। x बराबर 10 आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न तुमसे इसमें पूछे जाते हैं, सिंपल से। लेकिन इसमें कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे इसके आयाम हैं जिनको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें से एक होता है वितत अनुपात। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है इसमें। जैसे कि वितत अनुपात का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। आपसे बोल देगा कि कोई 3 संख्याएं आपस में, कोई 3 संख्याएं आपको दे देगा आपस में अनुपात में, बोलेगा कि समानुपात हैं, इनका वितत अनुपात है। तो मतलब ये होता है उनका कि जैसे मान लो तुम्हें मैंने दे दिया 3:3,9, ठीक है, और 27। हमने कहा इसका अगर तुम्हें बनाना हो समानुपात तो कैसे बनाओगे। तुम्हारा थोड़ी देर के लिए दिमाग ख़राब हो गया। अब भैया दिमाग ख़राब हुआ क्यों, उसका एक कारण है। हमने भैया पढ़ा है कि कभी भी ऐसा होता है A अनुपात B, फिर समानुपात C, फिर अनुपात D।
4 पद होते हैं इसमें। तो यहाँ तो तुमने में से केवल 3 पद दिए, तुमने उससे कहा, जिसने तुमको एक क्वेश्चन दिया उसने तुमसे कहा भैया कम से कम 4 पद होने चाहिए थे समानुपात बनाने के लिए, ये थे 4। पर यहाँ भैया 1 2 3 पद हैं, तो समानुपात इसका हम कैसे बनाएं? तो तुम्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। फिर तुमने चेक किया कि ऐसा तो नहीं भैया ये वितत अनुपात में है। लेकिन एक कन्फ्यूजन और है कि वितत अनुपात का नॉलेज भी नहीं है कि वितत अनुपात होता क्या है। वितत अनुपात ये होता है कि अगर हम इस बीच वाले पद को इसके साथ भी लेके देख लें और इसके पहले वाले के साथ भी लेके देख लें, समझना ध्यान से। अगर हम इस 3 और 9 को एक साथ लेके देखें तो बोलोगे भैया 3:9 ऐसे लिखा जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1 3 आ गया, हाँ या ना। और भैया अगर बाद वाले के साथ ले लें, मतलब 9:27 ले लें तब, तो बोलोगे 9 एकम 9, 9 3 27, ये भी भैया 1 3 आ गया। तो ऐसा मध्य का पद जो दोनों के साथ में समान अनुपात में होता है वह हमारा जो दिया जाएगा सीरीज वो हमारी वितत अनुपात में होगी। कैसी होगी? वितत अनुपात में होगी। यानी हम बोले तो भैया यहाँ पे बीच वाले पद को 2 बार लिख दिया जाता है। कितनी बार लिख दिया जाता है? एक बार साथ में बोलेंगे, बीच वाले पद को 2 बार लिख दिया जाता है। जैसे अगर हमसे इसी प्रश्न में भैया पूछा जाता कि इनका हमें समानुपात के पद बनाने हैं तो हम सिंपल सा है भैया कैसे बना देते? बड़े ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया सिंपल सा था, 3 9 और 27 को बनाना था तो हम इसको बना देते 3:9 समानुपात 9:27। तो यहाँ पे बी वाले पद जो हैं मध्य पद वो समान होते हैं और यही हमारा वितत अनुपात होता है। क्या होता है? ये हमारा वितत अनुपात होता है, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शनल होता है वितत अनुपात। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? एक बार फिर से बोलेंगे कि बात भैया पूरी तरीके से समझ में आ गई है। जल्दी से बोलो एक बार, बात आ गई समझ में? अब भैया इसमें भी कुछ कंडीशन है, अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऊपर वाले पेज में अगर आपको समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे भैया हमने यहाँ पे लिख दिया 3:9 समानुपात 9:27। हमें तो पता है, देखो 3 तिरका 9, 9 3 27, 1 3 1 3, समानुपात तो बढ़िया लिखा है। लेकिन याद रखना ये जो वाले पद हैं बाहर वाले पद, इनको बहिर्पद कहा जाएगा और ये जो अंदर वाले पद हैं इनको मध्य पद कहा जाएगा। तो मध्यमान हम जब निकालते हैं तो वो यहाँ से निकलता है मध्यानुपात। ठीक है, मध्य वाला अनुपात ये दोनों मिलके बनाएगा, बहिर अनुपात ये हैं बाहर वाले। तो बात आई होप तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी भैया अगर हम करना चाहें इसे चेक कि क्या ये सही है, अगर हम चेक करना चाहें कि क्या जो हमने लिखा है वो सही है, क्या तरीका बताया कि भैया A अनुपात B समानुपात C अनुपात D की फॉर्म में लिखा होता है तो बाहर वालों का गुणनफल और अंदर वालों का गुणनफल बराबर आता है। तो A गुणे D वही आना चाहिए था जो B गुणे C आना चाहिए। हाँ या ना? जल्दी से बोलो। तो बोलोगे भैया देखो यहाँ 27 3 81 और यहाँ 9 9 81 इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये एकदम सही है। यानी 3:9 वही होगा जो 9:27 होगा। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? वितत अनुपात समझ गए। अब अच्छा बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ 12 24 और 48 क्या ये वितत अनुपात में है? बोलोगे देखो अभी हम तुरंत बता देते हैं भैया। 24 को एक बार इसके साथ ले लो, 24 को एक बार इसके साथ ले लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 1 2 और यहाँ पर भी 1 2, तो ये दोनों 1:2 बना रहे हैं। इसका मतलब ये वितत अनुपात में है। और अगर इसको अनुपात में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 12:24 फिर समानुपात 24:48। बात आ गई समझ में? तो मध्य वाले मान को 2 बार अलग अलग लिख देते हैं, उसके बीच में समानुपात लगा देते हैं और एक पूरा समानुपाती बना करके रेडी कर देते हैं। तो पता चल गई होगी आई थिंक तुम्हें चीज़ें। प्रैक्टिस करेंगे भी क्वेश्चंस की, परेशान बिल्कुल मत होना। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि वितत अनुपात का एक्चुअल मीनिंग क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि उदाहरण के लिए यदि 2,4,8 को देखा जाए, वितत अनुपात है, बीच का पद कौन सा है? 4। 4 को बराबर के इधर भी लिखा इधर भी लिखा, मतलब 4 को इसके साथ भी लिया और इसके साथ भी लिया। अब इसे अगर हम सरल करते हैं, भाई आराम से सुनना, इसे अगर हम सरल करते हैं तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोनों पद 1:2 में आएंगे, दोनों पक्ष। तो दोनों पक्ष जब बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये वितत अनुपात में है। लेकिन अगर बाय द वे कभी ऐसा आ जाए 1:2 = 1:3 तो ये वितत अनुपात में नहीं है। पूछे जाते क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वितत अनुपात में है। उदाहरण के लिए
क्वेश्चन देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे। पूछा गया क्या ये वितत अनुपात में है, हमने कहा 6 को अलग करना है, यानी 3:6, फिर समानुपात 6:12। चाहो बराबर लगाओ चाहे समानुपात लगाओ, यहाँ पे तुम्हें बराबर लगा लो तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ये लगा दिया बराबर। हमने कहा भैया ये देखो सॉल्व करोगे तो 1:2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर। ये देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी 1:2 आ गया, तो ये वितत अनुपात में है। प्रूव कर दिया। दूसरा वाला जल्दी से देखो, 1:5:25 पूछा है, तो मैंने कहा भाई 1:5 बराबर 5:25, तो ये तो 1:5 ही बना रहेगा, और ये 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25, तो ये भी 1:5 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई मेरे। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। अब जैसे मान लो तुम्हें यहाँ एक क्वेश्चन ये बना दिया कि इसमें ए का मान बताओ, भाई कुछ भी नहीं है, ये अलग एक दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि बाहर बाहर वाले को गुणा कराने पे वही आएगा जो अंदर अंदर वालों को गुणा कराने पे आएगा। मतलब ए का गुणा 25 में कराने पे वही आना चाहिए जो 5 का गुणा 5 में कराने पे आएगा। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, पचम 25, और ये 25 गुणे में लगा था, ये इधर आ जाएगा भाग में, 25 एकम 25, एक का मान कितना आ गया, ए का मान 1 आ गया, और देखो ए की जगह 1 ही दिया है, ये देखो। तो आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, बड़ा सरल प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई जल्दी से देखना, 4:6:9 क्या ये वितत अनुपात में है। हमने कहा भैया 4 से उठाओ, फिर अनुपात 6 लगाओ बराबर, फिर 6:9 लिख दो। अगर इसे काटेंगे तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2:3 आ गया बराबर। इसे अगर 3 के पाले से काटो तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये भी 2:3, ये भी 2:3 वितत अनुपात में है। सिंपल है। जल्दी से बताओ एक्स का मान निकाल लोगे क्या, जल्दी से फास्ट मेरे भाई, एक्स का मान निकाल पाओगे या नहीं, बस इतना बताना। बोलोगे भाई बिल्कुल आराम से निकाल देंगे, बाहर वालों को गुणा कराने पे वही आना चाहिए जो अंदर वालों को गुणा कराने पे आए। मतलब हम लिख सकते हैं कि 16 गुणे एक्स वही आएगा जो 8 गुणे 8 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो 8 8 64, और ये बटे में इंटू में 16 था, इधर आएगा डिवाइड में, भाग में 16 आ जाएगा। 16 से 64 काटेंगे, 16 चौके 64 आ जाएगा। तो x बराबर मेरा जो है वो 4 आ जाएगा। अब पूछा है कि x के बराबर 4 रखने पे क्या ये वितत अनुपात में है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पे x बराबर लग के छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं भैया, इनको छोड़ नहीं सकते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि x बराबर 4 पे देखना है। x बराबर 4 मतलब यहाँ पे 4 हो जाना चाहिए, तो 4:8 बराबर 8:16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 2। तो ये देखो क्या है, वितत अनुपात में है। तो वितत अनुपात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वितत अनुपात का मतलब क्या है। परेशान मत हो, इतने क्वेश्चन करूँगा कि भाई भूलना ही भूल जाओगे, भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। 10:20 और 40 ये वितत अनुपात में है या नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा भैया 10:20 बराबर 20:40, ये कटा तो 1:2 में हो गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ये कटा तो 1:2 में हो गया, और ये एक दूसरे से समानुपाती हैं, इसलिए ये वितत अनुपात में हैं। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, हाँ या ना। कोई ऐसा जैसे लग रहा हो कि नहीं हुआ क्लियर हो गया सबका। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे तृतीय अनुपात की। तो जब भी मेरे भाई एक वितत अनुपात वाली सिचुएशन दी जाएगी, जैसे A, B, C, तुमसे बोला कि ये सारे वितत अनुपात में हैं, किस में है, बड़े ध्यान से सुनना, ये सारे हैं वितत अनुपात में। तो तुम्हें पता चला कि B तो भैया 2 बार हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा A:B बराबर B:C। तो पहला पद तो A है, दूसरा B है, तीसरा पद ये जो C है, हमें ये चाहिए, हमें C का मान चाहिए। अब C का मान निकलेगा कैसे, बड़े ध्यान से समझना। तुम बोलोगे भैया हमने पढ़ा कि बाहर बाहर वालों का गुणा कराओ तो वही आता है जो अंदर अंदर वालों का गुणा कराने पे आता है। मतलब A का गुणा अगर C से कराएंगे तो वही आएगा जो B का गुणा B से कराएंगे बीच वाले में। ये देखो B गुणा B वही होगा जो A गुणा C होगा। अगर हम यहाँ से पूछे कि बताओ भैया C का मान कितना होगा, तो बोलोगे C यहीं रख दो, B का गुणा B से कराओगे तो B की घात 2 हो जाएगा, और A इधर गुणे में लगा है तो A इधर भाग में आ जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा B² अपॉन A। ये हो गया हमारा तृतीय अनुपाती निकालने का सूत्र। अब ये सूत्र तुम्हें मैं डायरेक्ट दिया है तो तुम रट भी सकते हो, लेकिन अगर मेरा मानो मेरे भाई तो बढ़िया तरीका होता है कि इसको समझो, रटने से बेटर है समझना, ठीक है। तो A और B का जो तृतीय अनुपाती होगा वो हमेशा B² अपॉन A होगा।
ठीक है। कैसे आया सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए? जिनको नहीं समझ में आया भैया एक काम करो, एक बार और देख लो बड़े ध्यान से। भैया हमने पढ़ा है कि अगर ए बी और सी आपस में वितत अनुपात में है, मैंने क्या बोला, ए बी सी आपस में वितत अनुपात में है, मतलब हम बोलेंगे कि ए अनुपात बी वही है जो बी अनुपात सी है। वितत अनुपात का मतलब ये होता है। अगर हम चाहें तो इस बराबर की जगह समानुपाती भी लगा सकते हैं, मतलब सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। बराबर कोई तो समानुपाती बोलते हैं, दूसरे क्लास में दूसरे चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने इस क्लास में इस चैप्टर में ये पढ़ा कि बाहर वालों को गुणा कराने पे वही आता है जो अंदर वालों को गुणा कराने पे आता है, b गुणे b यानी b की घात 2। अगर हमें यहाँ से c का मान निकालना है तो c को यहीं रहने दो, b स्क्वायर को अपनी जगह लिख दो। ये a जो इधर गुणे में लगा है वो अगर इधर भेजा जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बटे a। यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनके तैयार होता है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गया होगा कि c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, सबको पता चल गया ना? कोई ऐसा जिसे ना पता चला हो? सबको क्लियर है एकदम बात? अब कुछ लोगों का एक और यहाँ पे डाउट उत्पन्न होता है, वो डाउट भी मैं साथ में ही क्लियर करके चल रहा हूँ। कुछ लोगों का मानना होगा कि भैया a अनुपात b समानुपात c अनुपात d और दूसरा है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। भैया ये एक पद है, ये दोनों मिलके देखो ये दोनों एक ही जैसे पद हैं, और ये तीसरा पद है तो इसको हम तृतीय पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीय पद। लेकिन तुम्हारा दिमाग ये सोच रहा होगा कि भैया ये देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो तृतीय पद तो ये होना चाहिए था। हाँ या ना? जल्दी से बोलो। बोलोगे बिल्कुल कन्फर्म बात है, ये होना चाहिए था ना? लेकिन नहीं भाई, तुमने ध्यान से अगर सुना होगा तो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में भी बताई एक चीज़ कि ये दोनों जो पद होते हैं ये मध्य पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? मध्य पद। तो जब हमें b का मान निकालना है तो वो निकलेगा मध्यानुपाती। क्या निकलेगा? मध्यानुपात निकल के आएगा। ऐसे भैया अगर हमारे सारे पद अलग अलग दिए जाएं तो बोलोगे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो भैया इस हिसाब से ये लास्ट वाला अब क्या हो गया? अब ये लास्ट वाला हो गया चतुर्थानुपाती। क्या हो जाएगा? चतुर्थानुपाती। मतलब भैया जब सारे पद अलग अलग दिए थे, तीनों दिए जाए और चौथा पूछा जाए तब चतुर्थानुपाती बोलेंगे। लेकिन जब बीच वाले पद दोनों एक जैसे होंगे तो वो वितत पद बोलेगा। और वितत पद अगर उसने बोला और हमें केवल दो ही पद दिए हैं तो यानी उसमें से एक a होगा एक b होगा। और जब a और b हमें केवल पता है तो हमें c तो पता नहीं है, तो d कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन हमें अगर a और b पता है तो b मेरा 2 बार होता है, a 1 बार। किस में होता है? तृतीयानुपाती में। तो ये निकाल देंगे। कन्फर्म बात एकदम? हाँ या ना? बोलोगे ठीक है, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। अब थोड़ी सी चीज़ें एग्जांपल से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भैया इसमें देखो एग्जांपल नीचे आई थिंक दिया गया है। जैसे आपसे यहाँ पे बोला गया कि उदाहरण के लिए 4 भैया और 6, 4 और 6 का तृतीयानुपाती बताओ। मैंने कहा इसको पहले वाले को a मानते हैं, दूसरे वाले को b मानते हैं। a और b से हमसे पूछा तृतीयानुपाती, हमने पढ़ा तृतीयानुपाती c बराबर होता है b स्क्वायर अपॉन a। बाद वाला b है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया। और बटे में भैया a की जगह 4 लिखेंगे तो 36 बटे 4 लिखो, 4 से काटो 4 9 36, तो c का मान आ गया 9। तो ये हमारा आ गया तृतीयानुपाती कितना? 9। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इस चीज़ को हल्के में मत लेना। प्रैक्टिस सेशन मैं अलग से करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट सेशन चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस डीपीपी प्लस आपके पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू जो है वो मैं बाद में आपको पेपर करवाऊंगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे, पेपर वाइज पीवाईक्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज, टाइप वाइज, हर तरीके से हार्ड टू सरल, सरल से कठिन और सबसे ज़्यादा कठिन जो पूछे गए हैं सब कुछ करवा दूंगा। बस इतना विश्वास रखो कि अगर क्लास को ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा पेपर इसी से आना है। जितना पढ़ चुके हो प्रीवियस ईयर अभी से लगा के देख लो, इन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया होगा तुमसे नहीं बचेगा। ठीक है, एक भी सिंगल चीज़ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सब कुछ ही पढ़ना है हमें। भैया हमने देखा पहला a है, बाद वाला b है, पूछा तृतीयानुपाती, पढ़ा है c बराबर b स्क्वायर अपॉन a। ये आलस नहीं करना है कि एक बार फार्मूला लिख दिया बार बार नहीं लिखेंगे। 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 बार फार्मूला लिखना है, तभी दिमाग में रहेगा। b स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर भैया, a की जगह 4, ऊपर हो गया 8 8 64 भैया, नीचे हो गया 4, 4 से काटा 64 को तो 16 चौके 64, 16 आंसर आ गया। दूसरा सवाल भाई जल्दी से बताना,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, तृतीयानुपाती सी, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ऊपर हो गया 12 का स्क्वायर, नीचे हो गया 9। कई लोग क्या करेंगे 12 का स्क्वायर 144 लिख देंगे। भाई 12 के स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12, 2 बार, बटे में लिखा है 9। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 से इसे भी काट दो, 3 चौके 12, ऊपर कितना आ गया 4 चौके 16। तो ये तरीका भी तो है। 144 बटे 9 क्यों कर रहे हो, 9 से 144 को क्यों काट रहे हो 16 बार में, सीधे 12 गुणे 12 2 बार लिखो, सिंपल है, आराम से समझ में भी आ जाएगा, कठिन भी नहीं लगेगा। भैया जैसे यहाँ पे दिया है सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर यानी डायरेक्ट 100 लिख सकते हो यहाँ पे। 5 का स्क्वायर 5 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे स्क्वायर थोड़ी ना होता है, 5 रहेगा ऐसे, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, और एक ये जीरो आया था तो ये जीरो लगा दिया, 20 मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगला भाई देख लो एक बार जल्दी से, इसको भी निपटा दो। क्वेश्चन दिया है ए और 2a, तो परेशान मत हो, ये ए और 2a क्या हो गया, देखो ये ए दिया है और ये बी दिया है। हमने पढ़ा सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी की जगह 2a का स्क्वायर और अपॉन ए। भैया देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, और अपॉन में ए लिखा, एक ए से एक ए पावर कट गई तो बचा केवल कितना 4a। आई होप तुम बातों को समझ पा रहे होगे। अगला क्वेश्चन भैया क्या है, तृतीयानुपाती बताना है। सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए पढ़ा है हमने, बी की जगह वाई दिया है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए की जगह एक्स दिया है, एक्स हो जाएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज माई फाइनल आंसर, और ये हो जाएगा मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीया अनुपाती। नाउ हम लोग बात करेंगे मध्यानुपाती की। मध्यानुपाती तो तुम्हें समझ में ही आ गया हो गया कि मध्य में कौन से पद थे। इनको बताने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें इन पर लॉजिकली चीज़ बता देता हूँ मेरे भाई, बड़े ध्यान से सुनना। मध्यानुपाती जब आपसे बोला गया तो आपके दिमाग में आया कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, और हमने पढ़ा था मध्यानुपाती भैया कौन से होते थे। बड़े ध्यान से यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। भैया आप बोलोगे मध्यानुपाती वो होते थे जो दोनों के मध्य में होते थे, बीच वाले, तो ये मध्यानुपाती हो गए जो हमारे वितत अनुपात के बीच वाले होते थे। ये थे पद में देखो दोनों बी, तो हमें कुल मिला के बी का मान निकालना है। अच्छा हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा भैया बाहर वालों का गुणा कराने पे वही आता है जो अंदर वालों का गुणा कराने पे आता है, मतलब बी इंटू बी करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी हो जाएगा। हमने भैया एक चीज़ और पढ़ रखी है कि अगर इस स्क्वायर को हम उधर से इधर भेज दें तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और भैया फाइनली यही हमारा आंसर है, यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमको याद करना है मध्यानुपाती के लिए। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुमसे पूछा जाए कि समानुपाती में कोई चीज़ है तो सरल सा भैया AD बराबर BC, बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा, ये सरल सा होता है समानुपाती के लिए। ठीक है, एक साथ सारे बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा तुमसे पूछेगा तृतीयानुपाती बताओ, कौन सा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कब होता है भैया, जब AB समानुपात BC होता है। और हमसे उसने पूछा है कि हमें C वाला बताना है, तो C बताने के लिए बाहर वालों का गुणा कराओगे AC बराबर अंदर वालों का गुणा B स्क्वायर, और हमें C का मान निकालना है तो ये B स्क्वायर और ये A नीचे आ जाएगा बटे A। तो तुम्हें ये डायरेक्ट याद रखना है, पर आया कैसे मैंने फिर से एक बार बता दिया। मध्यानुपाती बोला जाए, कौन सा मध्यानुपाती, तो कौन सा लगाना है भैया, अंदर वाले B का मान निकालना है, तो B स्क्वायर बराबर AC, स्क्वायर इधर से इधर भेज दिया, अंडर रूट में आ गया तो b बराबर अंडर रूट AC, ये हो गया हमारा मध्यानुपाती। अच्छा अब एक दिमाग में और चीज़ आई कि चलो सारे हो गए, सब बता दिए, लेकिन भैया दिमाग में ये मेरे आ रहा है कि अब एक बचा बस, वो चतुर्थानुपाती। तो जब इतना बताया है तो उसे क्यों ही छोड़ा जाए ना, उसे भी क्यों ही छोड़ा जाए भाई। तो हमने पढ़ा भैया कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, जब सारे अलग अलग पद होते हैं तभी तो हम बोलते हैं कि चतुर्थानुपाती बताओ। अगर ये बीच वाले दो टर्म जो यहाँ पे ये मिडल में मेरे भाई दो टर्म ये दिए गए हैं, ये अगर दो टर्म आपस में सेम होते तो हम क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती बताओ। याद आ गया, तो तुम बोलोगे भैया सिंपल सा बाहर बाहर वालों को गुणा कराएंगे तो AD आएगा और ये BC आएगा। फिर भैया आपने एक चीज़ हमें बताई कि ये प्रथम था, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थानुपाती में D का मान निकालना है, मतलब कुल मिला के इस D को यहीं रखना है, ये BC और ये A को गुणे में इधर है तो इधर भाग में आ जाएगा, ये लिख देंगे, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा चतुर्थानुपाती का। जल्दी से बताओ किसी को कोई समस्या, ये चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला हो गया।
ये मेरा मिड वाले का हो गया मध्यानुपाती का, और ये मेरा कौन सा हो गया तृतीय अनुपाती का। और सिंपल सा अनुपाती के लिए ये फॉर्मूला होता है। इससे ज़्यादा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं पूछा जाता है। एक और बस चीज़ पूछी जाती है, वो होता है वितत अनुपात, जो मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया। वितत अनुपात जैसे A B C दिया गया है, तो A अनुपात B वही होगा जो B अनुपात C होगा। इस चीज़ को भी ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ ताकि तुमको यहाँ पे भी याद रहे कि ये वितत अनुपात है। तो आई होप तुम्हें ये वाली सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग सीधे भैया क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट उनकी थ्योरी थोड़ी देखेंगे और देन कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इस पे थे हम लोग। तो मध्यानुपाती मैंने आपको बता दिया कि बीच वालों को एक साथ लेना है, तो B बराबर √AC आ जाएगा। और ये वाली बात मैंने तुम्हें आई होप अभी निकाल के बताई, तो तुम समझ गए होगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। समझ गए ना, बात समझ में आ गई किस तरीके से ये बना। अब आ जाओ जल्दी से इस पे देखते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका क्वेश्चन नीचे दिया भी गया होगा। ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमको दिया गया है, पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक पद तुमको दिया जाएगा वो A होगा, दूसरा पद तुमको जो दिया जाएगा वो C होगा। हमें निकालना है B बराबर √AC होता है अगर हमसे पूछा जाए मध्य अनुपात। तो हमने पढ़ा भैया √AC की जगह A की जगह 9 और C की जगह 16। 9 का अंडर रूट होता है 3, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ये 4 3 12 हो गया। या और एक तरीका है, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर रूट में 144 आएगा, और 144 का रूट कितना होता है 12। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की अंडर रूट वर्गमूल वाली क्लास को देख लेना, वहाँ मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया है कि कैसे निकलता है वो। ठीक है, ये हमारा एक सरल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा टॉपिक था जो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन करने वाले हैं इनके। एक दिया गया है यहाँ पे 4, 9 और उसका मध्यानुपाती पूछा है, तो B बराबर √AC। फार्मूला लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर AC में 4 और 9 लिख देंगे। 4 को हम लोग रूट के बाहर निकालोगे, 2 दूनी 4 होता है और 3 त्रिका 9 होता है, 3 निकल आएगा। और 2 3 कितना होता है 6 होता है। दूसरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लेते तो 9 चौके 36, और 36 का पाड़ा मतलब कितने का पाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 36 आ जाए, तो बोलोगे 6 रंग 36 यानी 6 आंसर हो गया। तो हम लोग इसे भी निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट करने के बाद भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि जब आप प्रोडक्ट कराओगे तो आपको टाइम लगेगा। ये तो सिंपल था, खैर आप करा सकते थे, लेकिन अगर आप दूसरा क्वेश्चन इसके नीचे वाला देखो तो आपको लगेगा कि भैया B बराबर √AC लिखेंगे, फिर आपने बोला कि प्रोडक्ट कराना, तो मतलब हम यहाँ पे 16 का पहले 25 से गुणा कराएं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ टफ होती है। मेरे अकॉर्डिंग है, आप करवा भी सकते हो, अगर आप इतने सक्षम हो तो आप करवा सकते हो। ठीक है, मेरा ये मानना होता है कि 16 हमें पता, 4 चौके 16 होता है, 4 बाहर आ जाएगा, और ये 55 25 होता है, 5 बाहर आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। अब यहाँ आप कराओगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर आएगा पहले 400, फिर 400 का 20 आएगा। तो ये प्रोडक्ट में जो 400 आएगा, अगर ये तुरंत करा ले रहे हो तो ठीक है, नहीं करा पा रहे हो तो मेरा मानना ऐसे करो भाई। ठीक है, कोई समस्या मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं होनी चाहिए थी और नहीं होगी भाई। ठीक है, अब सुनो, कई बार ये सिचुएशन आएगी कि जब प्रोडक्ट बिना कराए काम नहीं बनेगा। ऐसा भी भैया हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखना ज़रा, ये AC लिखा मैंने, तुमने कहा अंडर रूट के अंदर 2 × 8 लिख दिया। अब तुमने कहा भाई कि √2 का तो कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, तो अब इनका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा साथ में मिलकर के 8 दूनी 16, और 16 का बाहर आएगा 4, और ये हो जाएगा आंसर। तो बात समझ में आई कैसे हो रहा है? B बराबर √AC निकल रहा है, B बराबर √AC। भैया सेम काम यहाँ पे करेंगे, B = √AC, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में A × 4A, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4A²। 4 का बाहर 2 आएगा और A² का बाहर 1A आएगा, ये 2A आंसर आ गया। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया कि A² का A बाहर कैसे आया, वो ध्यान से सुनो। अंडर रूट का मतलब होता है इसके अंदर 2 के पेयर बनेंगे तो एक बार चीज़ बाहर आएगी। यहाँ लिखा था 4A², ध्यान से देखो तो अंडर रूट के अंदर 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और A² को लिख सकते हैं A × A। तो जब 2 का जोड़ा बनता है तब एक बार चीज़ बाहर आती है, तो 2A थे और 2 ही 2 थे, तो एक बार 2 बाहर आ गया, एक बार A बाहर आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, तो भैया वही फार्मूला B बराबर √AC, √A की जगह x, C की जगह y, और √xy को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये यही बना रहेगा। इससे ज़्यादा इसे सॉल्व किया नहीं जा सकता है क्योंकि पावर चढ़ी नहीं जो हम बाहर ले आए। बात आ गई समझ में? 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए कि नहीं हो गए?
अब आ जाओ चतुर्थानुपाती पे, यानी चतुर्थ अनुपात में। मैंने तुम्हें बता दिया है वैसे क्या होता है फार्मूला। मैंने तुम्हें बताया है कि AD बराबर BC लगाएंगे, D का मान निकालना है। तो भैया कुछ नहीं करना है, बस ये जो यहाँ पे ये तुमको दिख रहा होगा छोटा सा A, इस A को यहाँ से उठा करके बस नीचे यहाँ पे ले आओ, और बस यही हो गया हमारा फार्मूला। D इज इक्वल टू BC अपॉन A। आई थिंक तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे तुमको 3 पद ऑलरेडी दिए जाएंगे क्वेश्चन में। जैसे देखो यहाँ पे दिया भी गया है क्वेश्चन, 2,3,4 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। इसको A बनाना है, इसको B बनाना है, इसको C बनाना है। ठीक है, समझ में आई बात। अब भैया हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि BC अपॉन A होता है। B कहाँ है 3, C कहाँ है 4, तो ऊपर तो 3 गुणे 4, और बटे में A कितना दिया है 2, तो बटे में 2 काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4 होता है, और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। तो तुम्हें मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई कि चतुर्थानुपाती मतलब क्या है, हाँ या ना। मध्यानुपाती पूछा जाए बता जाओगे भैया, चतुर्थानुपाती पूछा जाए बता लोगे मेरे भाई। तुमसे जो है क्या पूछा जाए, तृतीयानुपाती पूछा जाए बता लोगे, वितत अनुपात पूछे जाए बता लोगे, और तुमसे भैया समानुपाती पूछा जाए बता लोगे। 4 में से किसी एक को गायब कर दिया जाए तो AD बराबर BC वाला फार्मूला लगा के निकाल लोगे। सब कुछ पता चल चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट इसके और फिर देखते हैं भाई। हमने कहा ये भैया A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। हमने फार्मूला पढ़ा D बराबर BC अपॉन A। अब हमने कहा भैया D बराबर BC अपॉन A, B हमें दे रखा है 3, C दे रखा है 6 अपॉन A दे रखा है 2, 2 से काटा 2 3 6, ये हो गया 3 त्रिका 9। पहले का आंसर हो गया 9। अब मेरे हिसाब से तुम ये कर लोगे क्या, छोड़ दूँ इसे मैं, ऐसे देखो डायरेक्ट इनका गुणा होगा, बटे में 5 हो जाएगा। यानी हम जब यहाँ से निकालेंगे D बराबर, तो बोलोगे हो जाएगा B इंटू C अपॉन A, यानी B की जगह 7 गुणे 10 और बटे A की जगह 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 मेरे भाई आंसर आ गया यहाँ से। जल्दी से बताओ समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही, अब आ रही होंगी। D बराबर BC अपॉन, चतुर्थानुपाती देखा D निकालना है, तृतीयानुपाती देखोगे क्या निकालना है C, B स्क्वायर अपॉन A। प्रथम अनुपात मतलब जो क्या बोलते हैं तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती निकालना तो B बराबर अंडर रूट AC। एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, और चौथा AD बराबर BC। इससे ऊपर कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, 4 चीज़ें, 4 भाई चारों तबाही, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BC अपॉन A मतलब 4 गुणे 5 बटे 1 की जगह 1, तो 4 पंचे 20 आ जाएगा भैया। ऐसे ये देखो इसका तो फार्मूला ही आ जाएगा BC अपॉन A, क्योंकि A की जगह A, B की जगह B, C की जगह C, तो D बराबर BC अपॉन A, यही आ जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे एक पद गायब कर दिया गया है, कुछ नहीं, तुम्हें लगेगा पद निकालना है, पर एक्चुअल में देखो ये A दिया है, B दिया है, C दिया है, D ही पूछा गया है। तो ये D बराबर हमने क्या पढ़ा है, BC अपॉन A, यानी BC हमें कितना दिया, ABC, BC 18 गुणे 30 बटे 12, काट दो भैया, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 2 से काटेंगे इसको तो 15 दूनी 30, और ये 15 तियाँ 45 आ जाएगा। तो आई होप तुमको क्लास समझ में आई होगी। चतुर्थानुपाती भी हमने निकाल लिए हैं, और इसी के साथ में भैया इस सेशन का हो गया है दी एंड। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया है, तो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। 1 सेकंड को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन कर लेना। फिर इसके लिए DPP मैं अलग से नहीं दूंगा, क्योंकि लगभग सेम टाइप के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, DPP में से मैं दे दूंगा, DPP तो मुझे देनी ही है, पर अभी कोशिश ये करो कि ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको भी करना है तुम्हें उसके साथ में। जैसे मैंने दे दिया कि 5:X समानुपात X, और अनुपात में दे दो मान लो तुम 20, नहीं 20 तो दे ही नहीं सकते हो, भी यहाँ पे दे सकते हो, 20 दे दो। ठीक है, अब देखो जिन लोगों का यहाँ पे दिमाग काम करेगा वो इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लेंगे खुद से ही। ठीक है, एक दे रखे हैं मान लो कि 5 अनुपात जो है 15 समानुपात 25 और अनुपात में x, यहाँ पे भी x का मान निकालना है, यहाँ पे भी x का मान निकालना है। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाओ, चौथा नंबर क्वेश्चन, 9:81
अनुपात 81 अनुपात x, यहाँ पे भी x का मान निकालना। अब जिनका दिमाग काम करेगा वो यहाँ पे पता क्या क्या सोच पा रहे हैं, वो सोच पा रहे हैं कि भैया देखो यहाँ पे जो है हमको क्या निकालना है, ये क्या निकालने हैं, मध्यानुपात वाले पद। वो सोच रहा है भैया यहाँ पे देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, केवल हमें ये निकालना। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, चतुर्थानुपाती का। यहाँ पे भैया ये सेम है, ये सेम है, ये a हो गया, ये दोनों b हो गए, ये c हो गया, c वाला पद, यानी यहाँ कौन सा लगाना है, तृतीयानुपाती का। तो वो डायरेक्ट सोच ही पा रहा है कि हमें यहाँ पे करना क्या है, उसका टारगेट फिक्स है, भैया ये वाला निकालना है पहला वाला। उसको दिखाई पड़ रहा है कि b बराबर अंडर रूट ए सी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। उसको दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 20 लिखा जाएगा, अंडर रूट के 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100 का रूट बाहर निकल के 10 आएगा। उसको पता है कि ये दोनों 10 आएंगे। जिसने इसको समझ लिया उसको पता चल गया कि चतुर्थानुपाती d बराबर b इंटू सी अपॉन ए लगाया जाएगा। भैया b की जगह हो जाएगा 15 गुणे 25 और a की जगह हो जाएगा 5, 5 25, 15 पना 75। तो उसको पता चल गया कि भैया ये जो है 75 आएगा। जिसने इसको समझ लिया उसको पता चल गया कि भैया तृतीय अनुपाती लगाना है। कौन सा लगाना, तृतीय अनुपाती c बराबर भैया b स्क्वायर अपॉन a पड़ा है, और b स्क्वायर की जगह 81 के यहाँ 81 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर, और बटे a की जगह हो गया 9, 9 से काट दिया 9 9 81, 81 9 कितना होता है 729, ये आ गया 729। तो जिसने कॉन्सेप्ट को रीड कर पाया वो तुरंत बना देगा भाई क्वेश्चन। उसे तुरंत पता चलेगा कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तृतीय अनुपाती लिखा है। उसे दिख रहा है यहाँ पे कि ये तृतीय अनुपाती है, उसे दिख रहा है कि यहाँ पे मध्यानुपाती है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। उसे दिख रहा है कि यहाँ पे चतुर्थानुपाती है। तो जब तुम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हें भी दिखने लगेगा। मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें सेशन समझाने की, पूरा मतलब अपने तरफ से एफर्ट दिया है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मतलब तुम लोग लास्ट में जब सेशन अब ख़त्म होता है तब तुम ये फील किया करो कि जैसे तुम मान लो कि तुमने सुना कि कहीं पेड बैच चल रहे हैं, सबको पता है पेड बैच भाई सब बेचते हैं अपने अपने, तो तुम उनसे एक बार अपने आप को कंपेयर करके देखो कि जैसे वो पेड बैच में ऐसा क्या पढ़ा रहे होंगे जो तुम नहीं पढ़ रहे हो। बस तुम ये सोचो, तुम्हें ये अंदर से फील होना चाहिए कि मैं पेड बैच पढ़ रहा हूँ जिसकी 399 रुपये वो चल रही है, क्या बोलते हैं, जिसका MRP है, जो भी उनका रेट होता है, मान के चलो उसका 399 रुपये चल रहा है। तुम्हें खुद में सोचना है कि मैं पेड पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम इसे फ्री सोच के पढ़ोगे फिर तुम्हें कितना आएगा भगवान जाने। और तो हमें ये पता है कि जो तुम्हें मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो पेड वालों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है इतना शायद अच्छे तरीके से, ठीक है। उनका होता है कि उनको एक अपना पूरा चलाना होता है, पूरा फुल बैच, अपना एक टाइम होता है उनका कि भैया बैच कुछ नहीं चलना चाहिए। तब भी ऐसा मान लो कि 6 महीने में पेपर होने हैं तो 4 महीने में मैथ ख़त्म होनी चाहिए, जाके 4 महीने या 5 महीने में ही पूरा ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तुम उनकी पूरी पेड जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वही पेड सेम टू सेम मैराथन की तरह पढ़ाई जा रही है, सेम पेड बैच की तरह मैराथन चल रही है। और फिर भी मैं तुम्हें बताऊं, ये जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद तुमसे राजन सीरीज हो, पवन सीरीज हो, गाइड हो, YTC हो, कोई सी भी गाइड हो, कोई सी भी बुक हो, प्रीवियस ईयर हो, ठीक है, PYQ हो गए, इन सब से उठा करके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो हो सकता है। और इसके बाद PYQ का फुल एनालिसिस के साथ जो भी क्लास में मैं तुम्हें करवाऊंगा, इसी से पूरा पेपर फंसेगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें अंदर से ये लगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा या हमसे छूट जाएगा। अभी तो देखो मैं तुम्हें आगे चल के भाई अभी लॉग वॉग पढ़ाऊंगा तो तुमको मज़ा आएगी क्लासें पढ़ने में। तुम्हें लॉग में पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हें पता चलेगा कि साधारण ब्याज असलियत में है क्या, क्या औकात है इनकी, कितने खतरनाक क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। एक लेवल ऊपर ही चलेंगे हम लोग, ठीक है, उससे कम नहीं चलेंगे। आखिरी में ये ना हो कि ये टाइप का क्वेश्चन आया और ये वाला क्वेश्चन भैया ने नहीं करवाया, ये तो नहीं बोल पाओगे आप लोग। मैं इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम लोग ये बोल पाओ। कोई भी क्लास 40 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी। मैंने तुम्हें जैसे कि पहले बताया 40 मिनट प्लस क्लास मुझे लेकर नहीं जानी है। 40 मिनट के ऊपर 41 मिनट, मतलब ये है कि मैक्सिमम जो होगा वो 45 मिनट तक क्लास जाने का मैं सोच रहा हूँ कि इससे ऊपर क्लास ना जाए। एक चैप्टर, एक सेशन, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 40 मिनट एक इनफ टाइम है। अगर आप लगातार पढ़ाते हो, बीच में बातें करने वाली चीज़ें नहीं, मैं लास्ट में करता हूँ, पढ़ाते समय कोई बातचीत नहीं, लास्ट में अपनी जो भी बातें होती हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है, आप अगर इस बैच को बड़े शिद्दत से पढ़ना चाहते हो, मैं तो कह रहा हूँ इसका थोड़ा रेट बढ़ा लो। किसी से पूछो भाई बैच कितने का लिया है तो तुम बताओ ही अच्छी तरीके से, बोलो भैया कुछ नहीं बस 1199 का बैच है,
यार ये 399 वाला कॉन्सेप्ट ना रखो अपने में, माइंड में कुछ बड़ा सोच के चलो। भैया 1199 वाला बैच पढ़ रहा हूँ मैं, ये आता है तुमको, हाँ लाओ पूछो। ये वाला होना चाहिए तुम्हारे अंदर एटीट्यूड, ठीक है। तो ये एटीट्यूड जगाना है और भगवान चाहेगा तो हो भी जाएगा। पूरी तुम्हें जान लगानी है क्लास के साथ में, नोट्स बाकायदे बनाने हैं। मैं डीपीपी तुम्हें अवेलेबल कराता हूँ टेलीग्राम पे, क्लास नोट्स तुम्हें अवेलेबल कराता हूँ टेलीग्राम पे। तो बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ इसको लेकर के। उसका एक रीज़न भी है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे फीडबैक में रिजल्ट मिले। बस मुझे भाई फीडबैक में कोई वो इनकम और वो वाली चीज़ें नहीं चाहिए इतना, मुझे फीडबैक में चाहिए रिजल्ट। मेरा रिजल्ट होना चाहिए कि मेरे द्वारा मतलब कुछ नहीं तो मतलब 50 लोग भी भाई ऐसे हो गए, 50 से 60 लोग जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, उन्होंने भाई मैथ में एकदम खतरनाक फोड़ दिया यार, बेहतरीन। उन्होंने अपनी बैक वैक जिनकी लगती तो उनको टेंशन ही खत्म है मैथ की। मैथ के पेपर के दिन पहले चिल है एकदम कि अरे ठीक है मैथ तो हो ही जाएगी, ये वाला सेंसेशन चाहिए। साइंस तो हो ही जाएगी, हिंदी तो हो ही जाएगी, मतलब उनको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार बहुत करना, वो वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो होना है वो तो होगा, कंफर्म है। चलो इसी के साथ में बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अपने 40 मिनट 41 मिनट जो भी होते हैं दे दिए यहाँ पे क्लास में। इसी के साथ में फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन के साथ में। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़रूर शेयर किया करो, लाइक करना, हिट द बेल आइकन फॉर माई न्यू अपडेट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।